ठीक है, अब स्टॉप मत होना भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर लाइट ही है, लाइट का रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के साथ साथ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कोई बताएगा क्या? 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सर लाइट का व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना। हाँ यस यस, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पे डिपेंड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिज्म होता क्या है। देखो प्रिज्म क्या होता है कि जैसे आपको ये सरफेस दिख रहा है, फर्स्ट वाला ये सरफेस दिख रहा है, यस ये तो हमारा सिंगल ट्रायंगल रहा। जैसे आपको ऐसे करके ये दो सरफेस हो, ठीक है, इसके नीचे एक सरफेस हो, एक इधर हो, एक इधर हो, पीछे। इस टाइप का 3D जो सरफेस होता है, 3D को ये एक शेप होती है, ट्रायंगुलर टाइप की जो शेप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस वाले सरफेस से लाइट आ रही है और इसमें लाइट एंटर करके जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हम पढ़ेंगे अभी, और लाइट बाहर निकल रही है, मतलब इस सरफेस से एंटर कर रही है, इस सरफेस से बाहर निकल रही है ना। यस सर। बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो ये 3D शेप में होता है। 3D में जब हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, मतलब फ्रंट व्यू का मतलब है आगे से देखेंगे तो ये ट्रायंगल टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको, ये वाला। ये ट्रायंगल दिखेगा, पीछे वाला कुछ नहीं दिखेगा। तो हमने इसका क्या देखा है, फ्रंट व्यू देखा। तो हम जब भी देखेंगे फ्रंट व्यू देखेंगे कि ये 3D में होता है, तो पेज पे ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है डायग्राम के लिए, इसीलिए हम ज्यादातर करेंगे फ्रंट व्यू में। तो देखो जैसे मान लो हमारी लाइट आ रही है यहाँ से, यहाँ पे एयर है, या फिर बोले हम क्या एयर होगी तो रेयर मीडियम होगा ये। ट्रायंगल मान लो हमारा ये जो प्रिज्म बना है ग्लास का, तो क्या ये डेंसर मीडियम होगा? यस जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी कि पास आएगी उसके? पास आएगी। देखो जब हमारी लाइट रे आ रही है, लाइट रे जब आई है, हमने इस पर नॉर्मल गिराया, जैसे ही हमने इस पर नॉर्मल गिराया तो हमारा एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल आई, जो कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये हमारा इंसिडेंट एंगल। हमारी लाइट जाना किधर चाह रही थी, सीधे जाना चाह रही थी, ऐसे जाना चाह रही थी कि नहीं चाह रही थी? यस सर। अगर ये आपका प्रिज्म नहीं होता तो लाइट हमारी ऐसे जाती। अब जैसे प्रिज्म आया तो लाइट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आई, तो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या फिर हम बोलेंगे इसमें, इस प्रिज्म में बोलेंगे हम इसको इनसाइड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ इनसाइड प्रिज्म, या फिर दोनों के साइड में। जैसे R1 है, यहाँ से R1 गया, इस वाले पे टकराया, फिर इस ये सरफेस मान लेता हूँ मैं 1, इसको मान लेता हूँ 2। तो ये जो R1 जो 1 सरफेस से जो रिफ्लेक्टिंग एंगल बन रहा है R1, सिमिलरली क्या ये सेकंड वाले से एक एंगल बनेगा R2? दोनों एंगल्स को R1 और R2 को हम इनसाइड रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं R1 R2 आर रिफ्लेक्टिंग एंगल इनसाइड द प्रिज्म। यानी कि ये प्रिज्म के इनसाइड में रिफ्लेक्टिंग एंगल्स होते हैं। इन दोनों को R1 R2 क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। और ये जो ए जो होता है ए, इसको हम क्या बोलते हैं सर? यहाँ एंगल बनता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इसको ए को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ एपेक्स बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। इसके 2-3 नाम होते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आया? यस सर। तो हमने अभी यहाँ पर क्या सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखी है कि प्रिज्म एक्चुअली में क्या होता है, और लाइट अगर हमारी जा रही है तो उसमें आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी, देखो अब क्या कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है कि नहीं जा रही है? यस सर।
तो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, तो भी क्या नॉर्मल से दूर भागी, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, R1 R2 को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल इनसाइड द प्रिज्म, और ए को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये ए के नाम है, 3 नाम है ए के अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब ए को क्या मानना है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई अगर लाइट आपकी इधर से जा रही है, वो इस सरफेस से 2 से निकल रही है, अगर मेरी लाइट इधर से चली जाए और इधर जाके निकल जाए तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म अलग होगा। ये जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे मान लो अभी मैं फर्स्ट रे के लिए बात कर रहे हैं, सेकंड रे को भूल जाओ, फर्स्ट रे के लिए बात करें, हमारी रे लाइट इधर से गई है, रिफ्लेक्ट हुई, इस वाले सरफेस से निकल गई। मान लो इसको मैं मान रहा हूँ 1 सरफेस, इसको मान रहा हूँ 2 सरफेस, ठीक है। तो जब 1 सरफेस से गई है 2 सरफेस पे जाके निकल गई, तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म इस टाइम पे क्या होगा, ये एक ही है, 60 डिग्री। देखो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी रे है उसके एक साइड में 2 एंगल होंगे, एक साइड में 1 एंगल होगा। जो एक एंगल होगा वही आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। जो 2 एंगल, जैसे ये वाली रे, सेकंड रे के लिए बात करूं मैं, सेकंड रे के लिए अगर आप बात करोगे तो देखो सेकंड रे के लिए इस साइड में 2 एंगल है 50 और 60, इस साइड में ओनली 1 है, तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 70 डिग्री, सॉरी 70 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी रे, ये ब्लैक ले, अगर हमारी रे यहां से जाके ऐसे मान लो रिफ्लेक्ट हुई, फिर ऐसे चली गई, मान लेते कोई रे गई किसी भी पाथ में, ये गई ऐसे गई, तो इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा बेटा, 50 डिग्री। इसके लिए हमारा ए होगा, ये वाला ए होगा। क्लियर है सबको? यस सर। एंगल ऑफ प्रिज्म का यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। देखो ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये हमारा लाइट आ गई और लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, ठीक है। अगर हमारी लाइट आई है तो मैंने माना इस सरफेस को, इस सरफेस को माना हमने 1, इसको माना 2। 1 सरफेस पे एक नॉर्मल, 1 और 2 सरफेस को हमने नॉर्मल गिराया, तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, कोई बताएगा मुझे, ये वाला एंगल, ये और ये 90 बेटा 90 डिग्री होंगे ना। यस सर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी है मेरा N1, परपेंडिकुलर टू द प्लेन AC है मेरा क्या, N2। ये क्या होगा मेरा, 90 डिग्री के एंगल होंगे दोनों। यस सर। ठीक है, जैसे 90 डिग्री के एंगल हुए तो हमारा I और E को हमने नोटिस कर दिया, भाई जो हमारा नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट एंगल बनाएगा। बेटा कोई क्लास में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, किसी को को होस्ट बना देता हूँ। अपूर्वा मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, जैसे कोई एंटर करता है आप एंटर कर दीजिए क्लास में, ठीक है। और आरुषि गाल्टा को, आरुषि गाल्टा और अपूर्वा, आप दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कोई क्लास में एंटर करता है आप उसको एंटर करा लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो ये आपका जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती थी, क्या उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते थे, याद है? यस सर। और आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल जो रे, इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती थी, ई उसको क्या बोलते थे हम, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई और ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे कहीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी या इंटीरियर, यस सर। रिफ्रैक्शन। क्या ये मेरा R1 होगा, यस सर। मेरा R2 होगा, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, एक्चुअली में हम निकालना चाह रहे हैं कि हमारी रे जाना चाह रही थी कहाँ पे, ऐसे जाना चाह रही थी ना, इसकी चाहत ये थी, इसकी चाहत क्या थी, ऐसे जाना चाहत थी कि भैया मैं ऐसे जाने दो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे जाती, लेकिन अब गई कैसे है, देखो जरा इसको जरा पीछे की तरफ देखूं मैं, क्या ये मेरा डेविएशन हुआ है? यस सर। यही हुआ है डेविएशन, जाना चाहती थी वैसे सीधे स्ट्रेट, लेकिन गई हमारी इस तरीके से,
तो हमारा ये जो डेल्टा है इसको निकालने की कोशिश करने वाले हैं हम। क्या निकालने वाले हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये डेल्टा मैंने शो करा दिया यहाँ पे, इसको जरा हटा देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम लेने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल लेने वाले हैं APOQ। देखो जरा APOQ हम ये वाला लेने वाले हैं। देखिए जरा, यहाँ से ये है, एक ये है, एक ये है और ये, ठीक है। देखो ये वाला एंगल है आपका A, ये वाला पॉइंट है O, ये है हमारा Q, ये है हमारा P, ये है हमारा A पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाले एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 यस, 90। ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे, क्योंकि ये वाले एंगल है, ये वाले एंगल है। क्या ये वाला जो लाइन था वो इस पर परपेंडिकुलर था, ये वाली लाइन भी इस वाली ऑरेंज वाली में परपेंडिकुलर थी, तो दोनों किसके हो गए? 90 के हो गए। तो अब आप देखोगे जरा, ये दोनों अगर 90, आपको याद हो अगर 10th क्लास का कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है टोटल? सर 360 डिग्री। 60 डिग्री, या एग्जैक्टली करेक्ट बोला आपने। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A प्लस O प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू मेरा 360 होगा। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? yes, तो मैं बोल सकता हूँ A प्लस O एंगल ये है, इसको मैं O बोल रहा हूँ, A प्लस O एंगल मेरा हो जाएगा 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? इसको मैं इक्वेशन वन, नो सर। दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? ट्रायंगल OPQ पे। देखो ट्रायंगल कहाँ पे? OPQ। हम जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमारा ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है हमारा Q, ये है हमारा P, ये है हमारा O। ये वाला एंगल हमें पता है O है, ठीक है। हमें चाहिए कौन सा एंगल? OPQ। ये हमारा R1 है, ये R2 है, बोलो। ये R1 है, ये R2 है इस वाले में, तो ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है कि नहीं है? यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मेरा R1 प्लस R2 इस इक्वेशन के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए R1 प्लस R2 प्लस O मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब हम आते हैं ट्रायंगल DPQ पे। देखो DP और Q, जरा ये वाला ट्रायंगल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। DPQ तो हमारा ऐसे करके ये ट्रायंगल बनता है DPQ। अब हमें एंगल कौन सा चाहिए? हमें एंगल चाहिए ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, क्या यही डेल्टा है? यस सर। अब देखो एक ट्रायंगल का रूल होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, वो उसके अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये ट्रायंगल का रूल होता है। यस सर। मान लो ये कोई भी एंगल हुआ, ये कोई, मान लो इसको मैं अल्फा मान लूं, इसको बीटा मान लूं, तो मेरा डेल्टा क्या होगा पता है? अल्फा प्लस बीटा। यस, सही होगा। अब देखो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे हम, जरा आप इसको देखो पूरे को। अगर मेरी लाइट सीधे ऐसे चली जाती, ये लाइट मेरी सीधी ऐसे चली जाती, तो क्या ये वाला टोटल एंगल मेरा R होता? यस सर। यस सर। भाई R होता ना। अब इसमें से सॉरी I होता, R क्यों होता? I के इक्वल होता, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपको याद हो जब लाइट सीधे जाती थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो मैं इस एंगल को क्या बोल सकता हूँ? इस एंगल को I माइनस R1। I माइनस R1, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेरा अल्फा क्या आ गया? I माइनस के R1 बोल सकता हूँ। सिमिलरली बीटा को क्या बोलूंगा मैं? I माइनस E माइनस ये ना E माइनस के R2। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल से हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, हमारा डेल्टा इक्वल टू I माइनस के R1 प्लस E माइनस के R2, E माइनस R2। हमने क्या किया, R1 R2 को अलग कर लिया और E और I को अलग कर लिया।
तो देखो हमारा एक और इक्वेशन बनेगी I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इक्वेशन 3। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो राइट हैंड साइड दोनों की 180 है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए? राइट हैंड साइड 180 होना है, तो हम बोलेंगे कि A प्लस O इक्वल टू हो जाएगा मेरा R1 प्लस R2 प्लस ओके भाई O भी तो है। यस सर। तो अब देखोगे O से O कैंसिल हो गया, तो मेरा A आ गया कितना, R1 प्लस R1 R2। प्लस R2 आ गया A। यस सर। ठीक है, तो यस सर। A को क्या मैं इस इक्वेशन में यूज कर लूं, इस इक्वेशन में यस सर। R1 प्लस R2 की जगह मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 की जगह पे ए पुट कर दिया जरा इक्वेशन, तो हमने हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस के ए, आई प्लस ई माइनस के माइनस के ए। तो हम इसको एक सेपरेट फॉर्म में ए को उधर ले गए, तो हमने बोल दिया कि आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया, जो कि अगर आपको इंसिडेंट एंगल दे रखा हो, इमरजेंट एंगल दे रखा हो और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखे, तो आप सीधा सीधा डेविएशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के हेल्प से। यस सर। किसी को कोई दुविधा यहाँ तक? यस ऑल क्लियर है सबको? सर। ओके, अब देखो इसी चीज को उसने थ्योरी में लिख दिया है, बेवकूफ बना रहा है ये बस। देखो सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। यही तो बोल रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन। इसने बोल के कौन सा तीर मार लिया, कोई बड़ा तीर मार लिया क्या? ये तो हमें पता है, फॉर्मूले से पता चल रहा है ना, ये तो हमें पता चल रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो ये। इस क्वेश्चन में आपको 2 बार स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। करो जरा फिर।
हाँ बेटा जोगिंदर, आंसर आया क्या आपका? जोगिंदर, जगदीश, सॉरी जगदीश, जोगिंदर बोल रहा हूँ। सर गलती से हो गया। ओके ओके, आ रहा है आपका या फिर मैं करवाऊँ, बताओ बच्चों। सर आ रहा है। ट्राई कर रहे हो आप? यस सर। ठीक है, ठीक करो ट्राई। पायल दीक्षित का आंसर आया है 45 डिग्री। और किसी का आया? और किसी का आंसर आया कुछ? फोर्टी फाइव या अदर देन 45, किसी का आंसर आया गया? कोई और ट्राई कर रहा है या करवाऊं फिर मैं? सर 90। 90, ओके। और किसी का आया कुछ? पायल दीक्षित का आंसर एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट था, और पायल दीक्षित के लिए तालियां बजाऊंगा हम जरूर। बाकी लोग भी हो जाओ, पायल दीक्षित के लिए अच्छा आंसर आया, करेक्ट आंसर दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना देता हूँ। मान लो ये है आपका प्रिज्म, यहाँ से लाइट गई, ये आपका नॉर्मल है। तो हाँ बेटा बोलो। सर एक मुझे वो भी नहीं समझाया गया था कि जैसे ऐसे लिखे हैं 1N2, तो इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट, 1N2, अच्छा N मतलब है वहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग किसी किसी बुक में N भी यूज कर लेते हैं। जैसे 1N2 है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आई बात? तो और जो एयर होता है उसे हम हमेशा 1 लेते हैं। हाँ हाँ, उसको हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे गिवन हो चाहे ना गिवन हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम 1 लेते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा देखो, इंसिडेंट रे का ये वाला जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा, ये नहीं, ये वाला जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा, क्या ये आई होगा मेरा 60 डिग्री? यस सर। अब Yes, यहाँ से
ये रेयर मीडियम है, ये सॉरी रेयर क्यों, डेंसर है ना ये, आंसर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है। तो यहाँ से लाइट जाएगी तो नॉर्मल के पास जाएगी, दूर जाएगी, पास, नॉर्मल के पास। जाना चाहती थी ऐसे, जाएगी ऐसे, तो यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई। तो ये वाला एंगल क्या होगा, R1। यस सर। अच्छा यहाँ पे मैंने नॉर्मल डाला, ये वाला नॉर्मल इसका हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, R2 होगा। यस सर। अब जब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी एक मीडियम है जिसका म्यू है कितना, √2 है। देखो Yes, sir. इसका म्यू √3 है, तो फिर भी इससे रेयर है ये। तो जो लाइट होगी वो किधर जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो लाइट कहाँ जाएगी, मान लो यहाँ पे आ गई। तो ये मेरा एंगल कौन सा हो गया, ई हो गया, हो गया। Yes, sir. अब मुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, देखो ये वाला एंगल दे रखा है आपको 75 डिग्री। हमें जो डेविएशन निकालने के लिए चाहिए क्या क्या होता है, बोलो। पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन निकलने से पहले कि हमें क्या क्या चाहिए। डेल्टा, हमें आई चाहिए, आई हमें पता है, ई चाहिए, ई नहीं पता है, और हमें चाहिए था ए भी पता है हमें। अगर मैं ई की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, बन जाएगा। Yes. अब हम करते हैं, पहले स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल लॉ कौन से सरफेस पे, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि म्यू एयर sin 60 इक्वल टू म्यू ग्लास sin R1, बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो। यस सर। म्यू एयर मेरा 1 है, sin 60 कितना होगा, sin 60 की वैल्यू बोलो, √3/2। इक्वल टू म्यू ग्लास, मुझे पता है कितना मेरा ग्लास, √3 यस सर। इंटू sin R1। तो आप √3 से √3 कट गया, क्या मैं 1/2 की जगह sin 30 लिख सकता हूँ। यस सर। यस 30 इक्वल टू sin R1, तो मेरा R1 कितना आ गया बोलो, 30 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। नाउ हमें पता है कि हमारा ए क्या होता है, R1 + R2 होता है कि नहीं होता है। यस सर। ए हमें दे रखा है 75, R1 कितना निकाला हमने, 30 प्लस R2 यहाँ से आ जाएगा, R2 कितना आ गया, 75 - 30। हाँ कितना आया, 45। यस सर। 45 डिग्री R2 आ गया। अब हमें R1 R2 दोनों मिल गए, R1 R2 मिल गए, फिर भी हमें ई नहीं मिला अभी। तो हम स्नेल्स लॉ द्वारा अप्लाई करते हैं ऑन सरफेस 2। सरफेस 2 पे द्वारा से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। अब क्या होगा, अब इसको मानो आपका म्यू ग्लास साइन R2 इक्वल टू म्यू ऑफ, ये क्या है बाहर वाला, मान लो म्यू मान लेते हैं इसको, म्यू ऑफ साइन ई, बोल सकता हूँ कि नहीं इसको, कोई दिक्कत किसी को। म्यू जी क्या है मेरा, √3 है, इंटू साइन R2 हमने निकाला है कितना, 45 इक्वल टू म्यू कितना मेरा, √2 इंटू साइन ई। अब आप देखोगे √3 इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, अरे 1/√2 इक्वल टू, अच्छा इस √2 को भी इधर ले आऊं क्या, इंटू 1/√2 इक्वल टू साइन ई। अगर आप देखोगे √2 इंटू √2 क्या 2 हो जाएगा, यस सर। √3/2 किसकी वैल्यू होगी, sin 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ से मेरा ई कितना आ जाएगा, कोई बताएगा 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। अब देखो नाउ आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है बोलो, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस के ए, यही फॉर्मूला है। आई आपको पता है कितना, 60 डिग्री है। यस सर। ई आपको पता है कितना, 60 डिग्री निकाल लिया है। ए कितना है मेरा, 75। तो मेरा डेल्टा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। क्लियर है कैसे हुआ है क्वेश्चन, सबको क्लियर है, बोलो। हाँ यस सर। किसी को कोई दुविधा है इसमें, तो हाँ बेटा बोलो। तो एक और आप अपनी ओर से ऐसा क्वेश्चन डाल दोगे क्या, एक और ऐसा क्वेश्चन। हाँ बेटा होमवर्क में है क्वेश्चन ऐसा, डोंट वरी, होमवर्क में है ऐसा क्वेश्चन आपके लिए, इसीलिए डाला है मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए।
मुझे पता है ना आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए एक क्वेश्चन, आई नो, इसलिए पहले ही डाल रखा है, डोंट वरी, आपको नोट्स में मिलेगा होमवर्क में, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ठीक है, जो वेरिएशन होता है ये पूरा का पूरा रिजल्ट कैसा है, प्रैक्टिकल है। पहली बात तो प्रैक्टिकल रिजल्ट है, पहले ही गलत कर दिया, प्रैक्टिकल रिजल्ट है, इसीलिए इसका फॉर्मूले से कोई रिलेशन नहीं है। हमने प्रैक्टिकली देखा था, मैंने नहीं देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि एक ऐसा एंगल हम जब भी इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाते हैं, देखो जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, देखो इंसिडेंट, लेकिन एक ऐसा एंगल आता है, सिर्फ एक एंगल ऐसा आता है जिस पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाता है और एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैल्यू हो जाती है। एंगल ऑफ डेविएशन की क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है, और उसी टाइम पे आपका जो इंटरनल रिफ्रैक्शन एंगल थे प्रिज्म के वो भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आप प्रैक्टिकली फाइंड की गई थी। तो उसके इस कंडीशन क्या, फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या होनी चाहिए, I इक्वल टू ई होनी चाहिए, और इंटीरियर दोनों रिफ्रैक्शन एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हमारी क्या थी, प्रैक्टिकल सिचुएशन थी। अगर हमने इसको रिवर्स करके देखा था तब भी यही कंडीशन आई थी, इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्रैक्टिकल कंडीशन थी, न कि फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन नहीं थी, ये प्रैक्टिकल कंडीशन है। और इसका एक ऐसा क्यों होता था, ऐसा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का हर एक लाइट के लिए कांस्टेंट रहता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लो ग्लास का दे दिया मैंने, क्या वो सभी लाइट्स के लिए सेम रहेगा? जैसे मैंने ग्लास का बोल दिया कि 1.5 है, तो सभी लाइट्स के लिए चाहे मैं ग्रीन डालूं, चाहे ब्लू डालूं, चाहे येलो डालूं, अलग होगा सर, क्योंकि सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। यस 10th का याद है आप लोगों को इसका मतलब। तो देखो अभी तो हम उसी का कर रहे हैं कि जैसे हमारा R1 और R2 अगर दोनों इक्वल है तो क्या मैं A को R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ? यस सर। ये फॉर्मूला था, R1 R2 दोनों इक्वल है तो हमने क्या किया, 2R कर। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर जो आपने ये बताया कि एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है वो नहीं समझा। बेटा ये प्रैक्टिकल कंडीशन है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाली थी साइंटिस्ट्स ने, इसका प्रूफ। क्या नहीं है कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कि प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या होंगी? मतलब प्रैक्टिकल कंडीशंस मतलब अभी रुको, देखो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल कम कर रहे हैं, हमारा इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं, हमारा डेल्टा कम हो रहा है। फॉर्मूले में देखो जरा, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला बताओ, डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, I प्लस ई माइनस ए। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो, अगर आप I की वैल्यू कम करोगे तो क्या, I की वैल्यू बढ़ाओगे, सॉरी I की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या डेल्टा भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, I अगर आप बढ़ा रहे हो, I बढ़ा रहे हो तो E आपका डेल्टा आपका कम हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या फिर डायग्राम बना के कि आप क्या बोल रहे हो बेटा, ये प्रैक्टिकल कंडीशन, डायग्राम एक पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा ना इसके लिए, और इतना इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास, इसीलिए तो ये फॉर्मूला, ये जो रिजल्ट था फॉर्मूले के जस्ट अपोजिट है। आप देखोगे जरा इस फॉर्मूले से, देखो आप अगर आप I को बढ़ाओगे तो क्या डेल्टा भी बढ़ना चाहिए? यस सर, बढ़ना चाहिए था ना, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, ये फॉर्मूला बेस नहीं है। फॉर्मूला इस जगह पे फेल हो रहा है। जैसे आपने एक्सेप्शन पढ़ा था, उसमें केमिस्ट्री में पढ़ते हो एक्सेप्शन, वही कंडीशन मान लो कि आप जैसे जैसे I को बढ़ा रहे हो, एक्चुअली में कायदे में डेल्टा बढ़ना चाहिए, लेकिन एक वैल्यू तक डेल्टा कम होता है, उसके बाद बढ़ना चाहिए।
और जो जिस वैल्यू पे मिनिमम डेल्टा होता है वो वैल्यू होती है जिससे आपका इंसिडेंस एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल होता है और इंटीरियर रिफ्रैक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने वैल्यू निकाली। समझ में आई बात? हम इसकी एक एनिमेशन देख सकते हैं। एनिमेशन बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा सकता हूँ आपको, ढूंढूंगा अगर मिल जाएगा तो ऐसा कोई एनिमेशन। ठीक है ठीक है बच्चे, अगर एनिमेशन मिल जाएगा इसका, आई होप कि मिल जाएगा शायद, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, तो अभी देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ से a इक्वल टू 2r निकाल लिया, तो r को मैं क्या बोल सकता हूँ, a/2 बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ ना? यस सर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था i प्लस ई इक्वल टू a प्लस डेल्टा, i प्लस ई इक्वल टू a प्लस डेल्टा। हमें क्या है, i इक्वल टू e है, तो हमने क्या पुट किया यहाँ से, e इक्वल टू i पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया तो हमारा 2i इक्वल टू a प्लस डेल्टा हो गया। तो यहाँ से i निकाल सकते हैं हम, i क्या होगा, a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? m फॉर मिनिमम, m फॉर मिनिमम। अच्छा तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू का फॉर्मूला याद है? साइन i डिवाइडेड बाई साइन r होता था, है? बोलो। यस सर। यस सर। साइन i डिवाइडेड बाई साइन r हो गया, तो हमें मानना कि म्यू का इक्वल टू साइन i डिवाइडेड बाई r हो गया। i की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्या मैं a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 पुट कर सकता हूँ i की यस जगह, सर। और r की जगह Yes, क्या sir. कर सकता हूँ, a/2 पुट कर सकता हूँ r की जगह पे, बोलो। यस सर। हमने ये वही वैल्यू पुट की और हमारा फॉर्मूला आ गया म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। इस फॉर्मूले में अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लो, अभी क्वेश्चन करेंगे जस्ट इसके बाद, इस फॉर्मूले को लिख लो आप, तो क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके बाद, फिर आप बोलोगे सर फॉर्मूला फॉर्मूला दिखा दो एक बार। बढ़े आगे, बोलो बेटा। यस सर। क्वेश्चन करो ये। सर हाँ बेटा बोलो, सर 8/3√3। कितना आ रहा है? सर 8/3√3। 8/3√3, ठीक है। और किसी का आंसर आया क्या? देखो हमें यहाँ पे दे रखा है म्यू दे रखा है √2, ए दे रखा है 60 डिग्री, आपको डेल्टा पूछा है, और हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तीन ही अननोन है, म्यू, डेल्टा और ए। आपको दो अननोन दिए हुए हैं, एक अननोन पूछा है। हाँ प्रीति। सर 8√2/√3। ओके, 8√2/√3, ठीक है। और किसी का? ठीक है चलो हम करते हैं इसको। देखो हमें दे रखा है म्यू दे रखा है √2, और हमें दे रखा है ए दे रखा है कितना, 60 डिग्री। फॉर्मूला बोलो जरा म्यू का, बोलो फॉर्मूला। सर साइन साइन, हाँ, A प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। यही फॉर्मूला है, सबको याद है।
मतलब सबको समझ में आ गया। अब देखो म्यू, म्यू की जगह क्या पुट करूं, √2 Yes, sir. साइन ए क्या है मेरा, ये 60 60 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई साइन 60/2, 30 लिख दूं डायरेक्ट। Yes, sir. तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 की वैल्यू बताओ। 1/2. 1/2. 1/2 हो गई, किसी को कोई दिक्कत? वो सो हाँ, अब बताओ ये √2 से 2 कितने टाइम्स कटेगा, √2 टाइम्स कट जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन 60 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√2। 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, 45. Yes, sir. 45 की। तो आप देखोगे 60 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 45 के इक्वल। तो 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, 60 प्लस Yes. डेल्टा इक्वल टू, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस के 60, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो हाँ बेटा बोलो। इस फॉर्मूले को साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन साइन ए नहीं लिख सकते, साइन ए प्लस डेल्टा, अपॉन साइन ए। नहीं बेटा ऐसे कैसे लिखोगे आप, बताओ कौन से फॉर्मूले से बता रहे हो आप। तो 2 से 2 नहीं, अगर कट, नहीं 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 नहीं, ये एंगल है बेटा, एंगल है, एंगल 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, पूरे साइन के नीचे होता तब कट होता, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, ये तो मैथमेटिक्स वैसे के अगर 2 रूल के ऊपर अपोजिट चला जाएगा जाएगा। तो अगर 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, कट तो फिर भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कट होगा ही, हो ही नहीं सकता, वो एंगल में है ना बेटा, Yes, sir. वो एंगल में है, कट नहीं होगा, कट नहीं होगा, कट नहीं होगा। अब छोटा सा टॉपिक और रह गया है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसा कि आपने बताया था कि लाइट का डिफरेंट कलर में टूटना, व्हाइट लाइट का, जैसे आपने व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में टूटना ही क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्यों टूटती है, क्यों टूटती है, जैसे देखो हमारा होता है विवग्योर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, हमने लगा रखा है, तो फिर विवग्योर, तो जैसे जैसे हम विवग्योर, विवग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, Orange. तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वायलेट की क्या सबसे कम होती है, Wavelength. वेवलेंथ सबसे कम होती है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है उसमें डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन एंगल था ना, वो उतना ही ज्यादा होता है। और एक चीज और, कि जो म्यू होता है ना, म्यू डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता है। म्यू भी बड़ा चालाक है, म्यू क्या करता है, गद्दारी करता है। वॉयलेट को बोलता है भैया मेरी वैल्यू इतनी है, इंडिगो को बोलता है अलग, ब्लू को बोलता है अलग, ग्रीन को बोलता है अलग, येलो को बोलता है अलग, ऑरेंज को बोलता है अलग, रेड को बोलता है। म्यू कांस्टेंट नहीं रहता, हर एक रे के लिए कांस्टेंट नहीं रहता। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू, देखो लेमडा क्या कर रहा है, जैसे आप वॉयलेट बोलो, वॉयलेट से यहाँ पर रेड है, तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो मेरा लेमडा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, Sir, increase. इंक्रीज कर रहा है, लेमडा मेरा इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले फॉर्मूले से, कोचीज इक्वेशन से देखो, क्या मेरा म्यू जो है वो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. जैसे अगर मेरा लेमडा बढ़ रहा है तो मेरा म्यू क्या करेगा, डिक्रीज घटेगा। जैसे जैसे मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूँ मेरा लेमडा बढ़ता है और मेरा म्यू कम होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा, स्क्वायर टाइम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो सर, जो लैम्डा है वो स्क्वायर टाइम डिक्रीज करेगा। स्क्वायर टाइम, अच्छा अच्छा, इसके इसकी इसकी बात, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है बेटा बस। सब वो जो स्क्वायर, ये आपके सिलेबस की इक्वेशन नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए डाली है ये इक्वेशन, कि हाँ म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बस। Yes, sir. ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डाली है कि आपको समझ में आ सके, क्योंकि अब आप बोलोगे सर कैसे ये समझ में नहीं आ रहा, लाइट पे कैसे डिफरेंट वेरी करता है, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो इस इक्वेशन को, इसका डेरिवेशन भी
और जो भी होगा इससे रिलेटेड चीजें आप उसमें पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। तो अभी आप इतना समझो कि जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ बढ़ती है हमारा म्यू क्या हो जाता है, कम हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो Yes, sir. व्हाइट लाइट 7 कलरों का कॉम्बिनेशन होता है, ये तो सबको पता है। यस व्हाइट sir. लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ये तो सबको क्लियर। अब जरा देखो कि जैसे ही आपने क्या किया, किसी प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट डाली, जैसे देखो व्हाइट लाइट डाली है, वो क्या करती है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे Sir. ऊपर कौन सा कलर होता है? हाँ बेटा बोलो। रेड। रेड। रेड क्यों होता है सबसे ऊपर? उसकी Sir, wavelength उसका Wavelength ज्यादा होती है. उसकी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए डेविएट सबसे कम होता है। इसलिए सब, जैसे मान लो उधर जाना चाह रहे थे तो डेल्टा आर क्या है? डेविएशन इन रेड लाइट। सिमिलरली डेल्टा वी क्या है? डेविएशन इन वायलेट लाइट। तो आप अच्छा बताओ किसका डेल्टा आर ज्यादा होगा या डेल्टा वी ज्यादा होगा? सर डेल्टा सोचो, डेल्टा आर ज्यादा होगा, डेल्टा वी ज्यादा होगा? डेल्टा वी। Delta V. डेल्टा वी ज्यादा, क्योंकि डेविएशन उसी में ज्यादा हो रहा है ना। यस तो देखो हम Yes, इसके लिए मान लो हमारा आरवी है, आरवी मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर सब लोगों में डेविएशन अलग हो रहा है तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा सबका? रेड का, ब्लू का, वायलेट का, सबका अलग अलग होगा। तो उसके लिए हम म्यू कैसे निकालेंगे? अगर वायलेट के लिए मुझे म्यू चाहिए तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आरवी। आरवी मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर वायलेट लाइट। समझ रहे हो? सबके लिए सेम नहीं होगा। अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे? सबके लिए सेम मान के चल रहे थे। जब हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आए तब हमें जाके पता चला कि भैया सबके लिए अलग अलग होता है एक्चुअल में। तो समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. यहां से भी एक बार और प्रूफ हो गया कि म्यू वी हमारा ग्रेटर देन होता है म्यू आर से, या फिर हम बोले रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर रेड लाइट इज ग्रेटर देन वायलेट लाइट। आगे बढ़े? क्लियर है? कैसे क्लियरिटी, सारी चीज क्लियर है? यस सर। Yes. ओके, अच्छा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है ये बताओ पहले मुझे। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन प्रिज्म। प्रिज्म और क्वेश्चंस किए थे Dispersion of light. और डिस्पर्शन। प्रैक्टिकल वेरिएशन। डिस्पर्शन हाँ वो ठीक है, वो रिफ्रैक्शन में ही आ गया। तो आज ये 3 टॉपिक पढ़े हमने मेनली। इसमें एनी डाउट? नो सर। No, sir. ऑल क्लियर है? अब देखो Yes, जो sir. एक बच्ची ने बोला था ना मुझे क्वेश्चन चाहिए सर, बेटा देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन है होमवर्क में आपके लिए, और ये दोनों के सॉल्यूशंस भी हैं। एक ये है, एक ये है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। यू वेलकम एवरीवन।